बसंत का किसले, कोयल की कूक और सुरों का श्रृंगार। विविध भारती पर छा रही है संगीत और बातचीत की बहार। रंग बसंती। श्रोताओं, आज के रंग बसंती कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिनेता नरेंद्र खत्री से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे अभिनेता की आमद है जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में एक्टिंग की है। उन्होंने पीके, सुल्तान और लापता लेडीज जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा दिखाया है। वो है नरेंद्र खत्री जी। नरेंद्र खत्री जी, विविध भारती के स्टूडियो में हम आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। कैसा लग रहा है यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आकर, और रेडियो से आपका कैसा नाता रहा है? मेरा रेडियो से बहुत ही पुराना नाता रहा है, क्योंकि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे 80-90s के दशक में, तो हम लोग पढ़ाई के साथ साथ रेडियो भी हमारा साथी हुआ करता था। आपकी फरमाइश, छाया गीत, बिना का गीतमाला जैसे कार्यक्रम हम बेफिक्री से सुना करते थे और बहुत इंतजार रहता था हमें। और जब रेडियो पर अमीन सयानी साहब और ब्रिसर जैसी कि मखमली आवाज़ हमें सुनाई देती थी, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम वापस अपने पुराने दिनों में लौट गए। क्या बात है दोस्तों, आज भी रेडियो की दुनिया में कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो दिल में बस जाती हैं, और उन्हीं में से एक है आपकी अपनी रेडियो सखी ममता सिंह जी, जिनकी आवाज़ रेडियो की दुनिया में जाना पहचाना और सम्मानित नाम है। मेरा सौभाग्य है कि आज वो मेरा इंटरव्यू ले रही हैं। मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए बहुत खुशगवार लम्हा है। विविध भारती से इस कदर जुड़ना और इस कदर तारीफ करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम राजस्थान लेके चलते हैं आपको, जहाँ के आप रहने वाले हैं। जी। बताइए, राजस्थान की आपके जहन में क्या यादें हैं? कैसा था बचपन? तब आपने सोचा था कि एक दिन अभिनेता बनेंगे आप? नहीं, ऐसा कभी शायद सपने में भी नहीं सोचा था। राजस्थान के पास एक टोंक डिस्ट्रिक्ट है, मालपुरा तहसील में मेरा जन्म हुआ, एक मध्यम वर्गीय परिवार में। मेरे पिताजी पंचायत समिति मालपुरा में क्लर्क थे जी। मेरी स्कूलिंग वहाँ के सरकारी स्कूल ब्रिजलाल नगर स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई। मॉम मेरी हाउसवाइफ थी। हमारे सामने केवल पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ नहीं था। कभी सोचा भी नहीं था कि इस इंडस्ट्री में कभी आ पाएंगे। तो बस पढ़ाई करना और शाम होते ही रेडियो सुनना, यही एक वहाँ का दिनचर्या रही। उसके बाद हम जयपुर शिफ्ट हुए। जयपुर में मेरी कॉलेज लाइफ जो स्टार्टिंग महाराजा कॉलेज से मैंने फर्स्ट ईयर किया, देन उसके बाद इंजीनियरिंग मैंने MEM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से की। तो ये एक बेसिकली मेरी एकेडमिक जर्नी रही। फिर मैंने इंजीनियरिंग के बाद में अपना एक कंपनी में जॉब किया, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ओह, तो ये बिजनेस कहाँ करते थे? जयपुर में? जयपुर में बिजनेस स्टार्ट किया था। 2000 अराउंड टाइमिंग था वो। और शादी के बाद हमारी एक छोटी सी बिटिया हुई। उससे जुड़े भी कुछ अच्छे हसीन लम्हे जो याद आते हैं। जब बिटिया होने वाली थी, इनफैक्ट हमें उस समय पता नहीं था कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। तो उसकी जो हार्ट बीट है, इस दुनिया में आने से पहले उसकी वो हार्ट बीट भी हमने रिकॉर्ड की। अच्छा। इनफैक्ट वो जो लम्हा है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लम्हा था हम लोगों के लिए, जो हमें एक लक्ष्मी के रूप में बिटिया मिली हमें। एक माता पिता के लिए बड़ा ही अनमोल क्षण होता है जब बच्चे की आमद होती है। और ये जो बिजनेस था, तो बिजनेस आपने क्यों छोड़ दिया? चला नहीं या फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने इनफैक्ट जीवन में कभी हार नहीं मानी है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग में भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड में नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में मैं सेलेक्ट हुआ था। अच्छा। तो वहाँ भी मैंने हार नहीं मानी। बिजनेस भी मैंने बहुत अच्छे से किया। इनफैक्ट बिटिया के होने के बाद उसकी तकरीबन 6-7 महीने की रही होगी, उसके लिए कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट आने लगे थे। अच्छा। तो दिल्ली से कुछ असाइनमेंट आए, मुंबई से कुछ कॉल आए, तो हमें अप डाउन करके शायद मुंबई आना पड़ता था उस वक्त। तो वो जो प्रोसेस था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा। मतलब हमारी
लाइफ में सबसे पहले बिटिया ने 8 से 9 महीने की शायद रही होगी, उस समय पहला कमर्शियल ऐड किया था। और वही एक जरिया रही मेरे को इस इंडस्ट्री में लाने वाली। अच्छा, आप यूं कह सकते हैं कि मैं नेपो फादर हूँ। जो नेपो किड्स की बात कही जाती है, मगर नेपो फादर होना एक बोल देने में कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उसके पीछे जो स्ट्रगल होता है, जो मेहनत होती है, बिल्कुल वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते। और अपने छोटे से बच्चे को स्क्रीन के सामने लाना, कैमरे के सामने ले आना, शूट करवाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है और अपना दिल कड़ा करके ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि अचानक लगता है ना कि हमारे स्मॉल इतने छोटे बच्चे को कैमरे के सामने लाना। तो क्या वहीं से सिलसिला शुरू हुआ? इंजीनियरिंग भी छोड़कर आप मुंबई शिफ्ट हो गए, तो कैसे एक्टिंग की लॉ कैसे जली आपके मन में? ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। बिटिया के लिए मैं किसी कास्टिंग डायरेक्टर से कॉल आया, उसको लेकर के मैं उसके पास ऑडिशन के लिए जाना था मुझे। मैं गया, कास्टिंग डायरेक्टर ने उसका ऑडिशन लिया और मेरे पास आके उन्होंने कहा कि सर एक ऑडिशन आपका हम लेना चाहते हैं। मैं उस वक्त मुझे पता नहीं था क्या है, मेरे लिए बिल्कुल नया था। तो उन्होंने कहा मेरे लिए आप ऑडिशन कर दीजिए। उन्होंने उनका एक ऑडिशन दिया। 2 दिन बाद कॉल आ गया। वो एड कमर्शियल था जो मैंने, फर्स्ट एड कमर्शियल 5 स्टार का एक एड था इनफैक्ट, वो मैंने किया। वहीं से फिर फिल्म पीके और बाकी आगे जर्नी स्टार्ट हो गई। तो फिर मैंने एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, देन उसके बाद में ये इंडस्ट्री में प्रॉपरली मैं आ पाया। तो सबसे पहले कौन सी फिल्म मिली? पीके? फिल्म पीके। तो कैसे आमिर खान से मुलाकात हुई, क्योंकि वो तो आमिर खान की फिल्म, कैसे जुड़े आप? बेसिकली एक मुकेश छाबड़ा कास्टिंग एजेंसी है, बहुत ही बड़ा नाम है इंडस्ट्री का आज, और उनके यहाँ से मेरे पास कॉल आया एक ऑडिशन करना है आपका। मैं वहाँ गया, उन्होंने एक ब्रीफिंग दी मुझे और कहा कि आप ऑडिशन आप कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो कुछ टी वेंडर का एक कैरेक्टर था और उसमें भी एक कहते हैं ना कि आपकी जीवन की जर्नी जो आपने देखा है वो कहीं ना कहीं सामने आता है। मुझे चाय सर्व करनी, मैंने उनको एक उस वे में चाय गरम चाय। तो बचपन में मेरे पापा मॉर्निंग में जब हम लोग उठते नहीं थे तो वो सुबह सुबह जब हम उठाते थे तो वो इसी तरह से उठाते थे। चाय गरम चाय तो वो मैंने तो वो मैंने उस ऑडिशन में यूज किया। मलाई मार के बढ़िया चाय आप पी के देखिए। तो वो पी के देखिए में भी वो शायद क्लिक कर गया। मुझे पता नहीं था क्या प्रोजेक्ट है, कौन सी फिल्म है। अच्छा। तो वो शायद वहाँ क्लिक किया। कुछ दिनों बाद मेरे पास में उनके यहाँ से कॉल आ गया। लॉक कर दिया, फाइनल हुआ, शूट पे पहुंचे। वहाँ के भी इंटरेस्टिंग किस्से हैं कि वहाँ पहुंचा तो राजकुमार हिरानी सर एक बहुत बड़ा नाम इंडस्ट्री का है। बिल्कुल। उनके सामने पहुंचा, उन्होंने हाथ मिलाया और मुझे 2 मिनट इस तरह से, मतलब कुछ पल के लिए वो देखते रहे, ऐसे स्माइल दी। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने किसी को आवाज दी और बुलाया। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। उन्होंने बुलाया, उन्होंने उनको इशारा किया, आप देखो इनको। देखा, मैंने पूछा, मुझे पता लगा क्या हुआ पता नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप ही की तरह दिखने वाले हमारे यहाँ पे कोई हैं। पता नहीं उनका कोई, मेरे ख्याल से उनके कोई जानकार या फ्रेंड सर्कल में एक बिल्कुल हुबहू शक्ल से मिलते जुलते कोई होंगे शायद। तो मेरा रिलैक्स फील हुआ वहाँ पे मुझे। देन ये एक अच्छा मोमेंट था, मुझे आज भी याद है, वो इतना टाइम हुआ। तो फिर किसी फिल्म में रोल देने का ऑफर नहीं किया? नहीं, मैंने उनके साथ में काम किया है, एक ऑयल कमर्शियल किया है जो SR के सर के साथ में, जो अपने बादशाह हैं उनके साथ में किया। डायरेक्ट उन्होंने राजकुमार हिरानी सर नहीं किया था। तो एक मोमेंट ये अच्छा था। उसी फिल्म में अपने पीके में ही आमिर सर के साथ में जो पहला सीन था मेरा, क्योंकि इंडस्ट्री में मैं पहली एंट्री थी, पहला सीन आमिर सर के सामने खड़ा हूँ। तो वो कैसा था अनुभव? अनुभव बहुत प्यारा था वो, क्योंकि आमिर सर काम करते हैं, वो फेमस हैं परफेक्शनिस्ट, और उनका काम करने का तरीका बहुत ही नेचुरल रियलिस्टिक जोन में रखते हैं अपने आप को, और बहुत ही अच्छे से उसको ब्रीफ भी करते हैं खुद भी, और को एक्टर्स को भी बहुत अच्छे से ब्रीफ करते हैं, बताते हैं। डायरेक्टर्स हों सामने आकर के, उनका पहला जो आने का और मेरे दिल पर हाथ रखा उन्होंने, और पोजीशन सेट की, और देन वो सीन
परफॉर्म किया हम लोगों ने। अच्छा। तो एक अच्छा अनुभव था मेरे लिए, कहते हैं ना कि बहुत ही सुहानी याद है मेरे लिए वो। अगर याद है वो डायलॉग तो आप बोल सकते हैं। और डायलॉग बहुत ही कैजुअली, मतलब एक टी वंडर है। हाँ। एक पीके फिल्म देखी होगी आपने तो शायद वो, मतलब कॉलेज के सामने एक एक्टर हैं सरदार जी थे, वो एग्जाम है उनका, वो प्रार्थना करते हैं, झुक जाते हैं, आमिर सर आते हैं और पान खा करके उस पे पत्थर पे लगाते हैं, कुछ सिक्के डालते हैं, और मैं दूसरी साइड में खड़ा हूँ, चाय गरम चाय, चाय गरम चाय। तो ये एक मेरा डायलॉग, देन वो उसको ब्रीफ करते हैं कि किसी को भी काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। चाय वाले को चाय की केतली लाना, दूध लाना, पत्ती लाना, वो सामने खड़े होकर बेच रहा है, और इसको देखो एग्जाम के लिए भगवान के सामने जी प्रार्थना कर रहा है, तो उसको मेहनत करनी चाहिए इनफैक्ट उस चीज के लिए। तो ये एक ब्रीफिंग उस सीन की रही थी। जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं? पुराने गानों में मुझे बहुत पसंद है मुकेश जी, मेरे टूटे हुए दिल से। कोई तो आज ये पूछे कि मेरे कि तेरा हाल, मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि मेरा हाल क्या है, कि मेरा हाल क्या है। माफ कीजिएगा, सुर और ताल का नॉलेज नहीं है, मगर बहुत अच्छा गुनगुनाया आपने, बाकायदा सुर में गुनगुनाया, बड़ा अच्छा लगा। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। किस्मत तेरी रीत निराली, किस्मत तेरी रीत निराली, ओ छलिए को छलने वाली, फूल खिला तो टूटी डाली, जिसे उल्फत समझ बैठा मेरी नजरों का धोखा था। किसी की क्या खता है, किसी की क्या खता है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। मांगी मोहब्बत पाई जुदाई, मांगी मोहब्बत पाई जुदाई, दुनिया मुझको रास न आई, पहले कदम पर होकर आई। सदा आजाद रहते थे, हमें मालूम ही क्या था, मोहब्बत क्या बला है, मोहब्बत क्या बला है। मेरे टूटे हुए दिल से कोई तो आज ये पूछे कि तेरा हाल क्या है, कि तेरा हाल क्या है। अब
गाने के बाद हम आपसे ये जानना चाहते हैं, लापता लेडीज बड़ी बेहतरीन फिल्म, हम सबकी पसंदीदा फिल्म, और इसमें आपका रोल भी बहुत ही प्यारा है, जो चटनी मैन के नाम से जाने जाते हैं और बार बार चटनी मांगते हैं। छाया कदम सामने है और आप समोसा खा रहे हैं, फिर वो चटनी दे रही हैं आपको, फिर कलाकंद भी खिलाती हैं। वो सीन बड़ा प्यारा है, उसके बारे में बताइए। लापता लेडीज से कैसे जुड़े, वो पूरा किस्सा बताइए। लापता लेडीज भी एक कोविड के टाइम आसपास ही कास्टिंग हुई थी इसकी, तो एक अपने बहुत अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर रोमिल मोदी हैं, उन्होंने इसकी कास्टिंग की है। उनके ही असिस्टेंट ने मुझे एक सीन ब्रीफ किया, भेजा, उसका ऑडिशन भी मैंने बना के भेजा। तो उसमें जो था सीन मेरा, वो समोसा खाना है, वो चटनी का सीन बेसिकली, और वही रिपीट होता है उस फिल्म में। तो वो नाम जो है राकेश, वो शायद उन्होंने अपने एक कोई असिस्टेंट उनके रहे होंगे, उनके बिहाफ पे नाम रखा था। तो चटनी मैन के नाम से ये कैरेक्टर बहुत चला है, और आज भी मुझे कोई मिलता है तो यही बोलता है चटनी मैन, राकेश चटनी मैन। तो ये फिल्म उस दौरान ऑडिशन दिया, देन वो फाइनल हुआ। फिल्म बहुत प्यारी है, नो डाउट, आपने इसकी तारीफ की। नॉट इवन कि मेरा कैरेक्टर है, ये फिल्म थ्रू आउट स्टार्ट टू एंड बहुत सुंदर, किसी को पल के झपकने नहीं देती है, और इसकी तारीफ सबने की है। और मैं इस फिल्म का पार्ट रहा हूं, तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, प्राउड मोमेंट है मेरे लिए भी जी। किरण मैम से मेरी मुलाकात शूट के दौरान ही हुई थी। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे हमारा शूट ये नासिक में एक स्टेशन था, रेलवे स्टेशन, उसमें वहाँ पे शूट था। ये छाया कदम जो एक बहुत ही बड़ा नाम है, मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत काम उन्होंने किया है, और बहुत ही बेहतरीन एक्टर के साथ में उनका व्यवहार और नेचर भी बहुत प्यारा है उनका। तो काम करके हमारा सीन वहीं उनके साथ, वहाँ स्टेशन पे एक स्टॉल रही है चाय की, और वहीं समोसा कचौरी सब लोग आ रहे हैं वहीं पे उसको, तो उनके साथ मेरा सीन था। तो वो जो सीन था उसमें डायलॉग तो इनफैक्ट बहुत छोटे उसमें थे, लेकिन वो जो टाइमिंग थी उसकी, तो उसको ब्रीफिंग जो किरण मैम ने किया था, बहुत ही शानदार तरीके से उनको ब्रीफ किया, और उन्होंने कहा कि आप जो कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें क्या दे सकते हैं वो दीजिए। और बहुत ही आराम से उसको परफॉर्म करने को मिला हमें। और छाया कदम जी नेचुरल एक्टर हैं, नेचुरल एक्टिंग करती हैं। साथ में वहाँ पे एक दो कैरेक्टर हमारे साथ में, एक छोटू भी कैरेक्टर था, वो भी फूल वो भी बहुत ही प्यारा कैरेक्टर रहा है हमारी इस फिल्म का। नो डाउट फीमेल ओरिएंटेड फिल्म रही है ये, तो एक हमारे भारत के परिदृश्य को दर्शाती है, महिला जो पावर है उस पे बेस है फिल्म। तो एक अच्छा अनुभव रहा हमारे लिए, काम करके अच्छा लगा। किरण जी कैसी लगी आपको बतौर निर्देशक और बतौर इंसान? किरण राव। किरण मैम बहुत ही प्यारी इंसान है, बहुत ही अच्छे से आपसे मिलती हैं। वो कहते हैं ना, आप उनको मिलने के बाद में कभी फील ही नहीं हुआ कि एक कहते हैं ना बहुत बड़े डायरेक्टर, बहुत बड़े एक प्रोडक्शन हाउस से हैं वो मिले, तो ऐसा लगा हम साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, वो सीन को ब्रीफ कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है वहाँ पे। सीन को जब ब्रीफ कर रहे हैं तो वो उसमें कहते हैं ना सीन में डूब जाना, वो सीन में उस तरह से उसको परफॉर्म करने के लिए, और छोटी छोटी बारीकी से उस सीन को परफॉर्म करने, उसको देखने, उसको समझने का उनके अंदर जो विजन है, बहुत ही अच्छे से उसको यूज करते हैं वो। जी जी, तभी तो फिल्म इतनी बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। और अब यहाँ पर फिल्म लापता लेडीज की बात चल रही है, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म का गाना होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इस फिल्म के किसी भी गाने को आप सेलेक्ट करें, सब नंबर 1 है। बहुत तो उनमें से अगर सेलेक्ट करना चाहूँ तो मेरे लिए एक धीमे धीमे फिल्म का जो गाना है, बहुत ही प्यारा गाना, श्रेया घोषाल जी ने उसको गाया है, राम संपत जी म्यूजिक, और अपने स्वानंद किरकिरे जी ने लिरिक्स दिए हैं इसके जी। तो मुझे बहुत प्यारा लगता है, हम सबको बहुत पसंद है वो गाना जी। धीमे धीमे चले पुरवैया, चले
हम इस गाने के बाद बात करते हैं फिल्म सुल्तान की। फिल्म सुल्तान की टीम से कैसे जुड़े आप, कैसे मौका मिला और क्या अनुभव रहा? फिल्म सुल्तान मेरी कास्टिंग अपनी यशराज फिल्म से ऑडिशन दिया था, वहीं से ही कुछ दिनों बाद ऑडिशन के बाद कॉल आ गया था मेरे पास में। तो उसका क्या है, उसमें जो कैरेक्टर प्ले करना था मुझे, वो कैरेक्टर के लिए उन्होंने वर्कशॉप रखा था। 3-4 हम लोग एक्टर्स थे वहाँ पे, और जो उस फिल्म में एक कैरेक्टर प्ले कर रहे थे वही उसका वर्कशॉप लेने वाले थे। उस तो 4-5 दिन का कुछ वर्कशॉप हुआ वहाँ पे यशराज स्टूडियो में ही, अंधेरी में। उस फिल्म का जो वर्कशॉप हुआ, उस वर्कशॉप के जस्ट बाद उनका कॉल आया कि हम कुछ सीन चेंज हुआ। मेरे को टेंशन हो गई एक्चुअली उस वक्त, क्योंकि वर्कशॉप खत्म होने के बाद में कॉल आया। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, कुछ दिमाग एकदम, कहते हैं ना, आपका इतनी बड़ी फिल्म का पार्ट होने जा रहे हैं, आपका अब कहीं रिप्लेस, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत अनसर्टेनिटी है, कल क्या होगा पता नहीं। बड़ी बड़ी फिल्मों में आप काम करते हैं, शूट हो जाता है, उसके बाद भी आपको रिप्लेस होना पड़ता है, कुछ भी रीजन हो सकते हैं उसके लिए, टेक्निकल या जो भी है। तो ऐसा मुझे लगने लगा, 1 दिन 2 दिन तो मुझे टेंशन रही बहुत। पर कुछ दिन बाद यशराज फिल्म से कॉल आया कि सर वो उसमें वो कैरेक्टर का, उसकी जगह हम दूसरा कैरेक्टर कर रहे हैं आपके साथ में, और ये शूट डेट है, मेरठ में शूट है सर रहा। तो तब जाके थोड़ा मुझे तसल्ली हुआ, लेकिन वो कैरेक्टर चेंज हुआ तो वो एक दिमाग, हाँ वो दिमाग में, बट अच्छा रहा। वो मेरठ में शूट हुआ, और सलमान सर के साथ में अपने आप में शूट करना ही बहुत बड़ी, उनके साथ में काफ़ी मैंने 3-4 काम किए हैं। बिग बॉस प्रोमो भी किया, फिल्म ट्यूबलाइट भी की, और सुल्तान करने को मिली। तो वो अच्छा सीन, हरियाणवी टोन में उसमें वो डायलॉग था, ले भाई फिर फंस गया सर ट्रैक्टर, सुल्तान ने बुलाओ, ये कुछ उसका एक डायलॉग पार्ट था। बढ़िया, तो बहुत ही अच्छा लगा वो फिल्म को करके मुझे। जी नरेंद्र जी, आपने विज्ञापन भी किए हैं, बहुत सारे कर भी रहे हैं अभी, तो ये विज्ञापन की दुनिया के बारे में बताइए, कैसा अनुभव रहता है? बहुत सीमित समय में आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देना पड़ता है, कोई खास अनुभव साझा कीजिए। टीवी कमर्शियल एड्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो कमर्शियल होते हैं, उसमें एक्चुअली 20, 30, 40 सेकेंड में पूरी कहानी को बयां करना होता है हमको, और उसमें ही फ्लेवर ह्यूमर्स भी होना चाहिए, और प्रोडक्ट को बेसिकली कंपनी का प्रोडक्ट होता है, उसको सेल करना है उनको, उस 30 सेकंड में ही उसको सेल करना है। तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि ये मेरे लिए एक फिल्म है, और फिल्म लोगों को मुझे क्या पसंद आएगा वो उसमें मैं डालूं। जी। तो मेरी कोशिश ये रहती है, जो भी मेरे पास में स्क्रिप्ट आती है उसको ऐसा परफॉर्म करूं, क्योंकि मेरे पास में इस इंडस्ट्री के अंदर मेरे लिए या हमारी फैमिली के लिए कोई गॉडफादर नहीं है। जी। मेरे लिए अगर एक भी काम मिलता है या हमारे फैमिली में हमको काम मिलता है, तो अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो उस काम से ही मुझे काम मिलेगा। बिल्कुल, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, आप सीन को ऐसा करें कि वो डायरेक्टर्स चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो निकाल के उससे, मतलब 19 नहीं 20 करके दें आप उसको। तो मेरा एम ये रहता है कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूं। जी बिल्कुल। यहाँ एक गाना सुनते हैं, बताइए कौन सा गाना? जी, एक रफ़ी साहब का गाना, हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के।
विज्ञापन भी आप करते हैं और टेलीविजन के लिए बहुत सारे प्रोमोज भी किए हैं और एक्टिंग तो आप कर ही रहे हैं और इंजीनियरिंग भी किया आपने और बिजनेस भी किया। ये सारे काम में से आपका पसंदीदा काम कौन सा है? अगर कोई एक काम चुनना पड़े तो क्या चुनेंगे? नहीं, आपने जो ब्रीफ किया कि आपका जो भी काम किया, जॉब किया या बिजनेस किया या मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, वैसे तो कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं जो भी काम करूँ 100% परफेक्ट करूँ। मैंने जॉब भी किया, 100% दिया, वहीं से एक्सपीरियंस लेके बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में भी इवन इनफैक्ट हम लोग बिजनेस में, मैं प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड मशीनरी में डील करते थे। तो राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट में शायद उनके पास ये नाम पहुंच गया होगा हमारा। पर दिल से पूछेंगे तो बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ना ये मेरे दिल के बहुत करीब है। जी बिल्कुल। तो ये दिल से निकलती है चीजें, ये बात। और इंजीनियरिंग कर रहे थे आप, तो इंजीनियरिंग करना एक अपने आप में उत्सव भी होता है, मेहनत भी होती है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई बड़ी मेहनत मांगती है और आपने कहा कि 3 अटेम्प्ट भी किए। तो जब एडमिशन हो गया तो छात्रों के बीच रहना, तो ये इंजीनियरिंग के बीच में एक्टिंग की लॉ कैसे लग गई? कि क्या उस समय कुछ परफॉर्म किया करते थे छात्रों के बीच में या मंच पर कोई मौका मिला? नहीं, बेसिकली इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई थी हमारे वक्त में बहुत ही टफ हुआ करती थी। मतलब इनफैक्ट अभी भी होगी, लेकिन आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं सबके पास में। प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं। पहले पीईटी, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के थ्रू वहाँ सिलेक्शन होता था। लास्ट अटेम्प्ट से पहले, मैं एग्जाम से पहले जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने बोल दिया था घर पे, यहाँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या मैं बॉम्बे चला जाऊंगा। अच्छा। बट वो दिमाग में नहीं था क्यों जाऊंगा। अच्छा। वो मुझे पता नहीं था, वो आया होगा, सोचा नहीं था। नहीं, कुछ नहीं था उस समय, ऐसे ही बोल दिया था। बड़े ब्रदर थे मेरे, उनसे बात हुई थी। लेकिन वो जो साल था मेरा, उस वक्त मैंने ऐसी प्रिपरेशन की थी कि मैं मतलब 8-8 दिन तक सूरज भी नहीं देखा मैंने। ओह, क्या बात तो है। वो, क्योंकि उस वक्त ये एक्टिंग फील्ड दिमाग में था ही नहीं। ये होता था कि घर में कोई अच्छी जॉब हो, अच्छा गवर्नमेंट जॉब हो या इंजीनियर, डॉक्टर्स, हमारी फैमिली में भी कोई नहीं था। तो लेकिन मेरे दिमाग में एक था कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो सबसे अलग हटके हो। तो वो शायद वही दिमाग में थी। तो मुझे उसमें सिलेक्शन हुआ इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद में जब कॉलेज में थे तो एक्टिंग का वहां भी कुछ नहीं था, पर शौक था मुझे टीवी और ये फिल्में देखने का। हम लोग शौक था, हम लोग फ्रेंड सर्कल जो हमारा होता था तो उसमें हम लोग इनफैक्ट इंजीनियरिंग में जब एग्जाम होते थे, एग्जाम देते ही वहां से डायरेक्ट फिल्म देखने चले जाते थे। जेब में पैसे होते थे नहीं होते थे पता नहीं, फ्रेंड सर्कल मिले, इकट्ठा किया, चले जाते थे हम लोग वहां पे फिल्म देखने। तो वो बहुत ही अजीब, मैं इनफैक्ट ये इंडस्ट्री में आने से पहले बहुत ही शाय नेचर का था। मेरी सिस्टर जो हैं, शकुन दीदी हैं, उनकी फ्रेंड सर्कल में भी कोई घर में आता था तो मैं दूसरे रूम में चला जाता था। तो मैं इतना शाय था उस समय, इतना मतलब शर्माता था। तो अलग ही टाइप का मेरा नेचर रहा है। तो जो फिल्में देखते थे, किन एक्टर्स की फिल्में जाते थे भाग के देखने, किन एक्ट्रेसेस की? अभिनेता और अभिनेत्रियां दोनों का बताइए। आप मेरी पोल खोल रहे हैं यहाँ पे बैठ कर। कोई खास हीरोइन? मतलब वैसे तो देखिए, पुराने हीरोज में देखा जाए तो उस वक्त हम लोग दिलीप कुमार साहब या धर्मेंद्र, अमित जी की फिल्म्स, और स्पेशली मेरी जो कॉलेज में मैंने फिल्म देखी थी, जब कहते हैं ना आपके दिमाग में समझ आई, और मैं जयपुर शिफ्ट हुआ महाराजा कॉलेज से हम लोग, तो वहां से मैं डायरेक्ट कॉलेज से फिल्म देखने गया। तेजाब, माधुरी दीक्षित जी का बहुत बड़ा फैन रहा हूं मैं। तो वो फिल्म मैंने देखी थी और उस वक्त शायद उनकी सारी फिल्में ही देखी होंगी हमने। जी, क्या बात है। तो बहुत वो एक अलग ही, हमारा कहते हैं ना स्टूडेंट लाइफ अलग ही होती है। बिल्कुल। तो माधुरी दीक्षित का भला कौन फैन नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई गाना सुनवाना चाहेंगे? तो उन्हीं का, तेजाब फिल्म का 1, 2, 3।
नरेंद्र जी, जब आपने इतने सारे एक्टर्स के नाम लिए तो एक एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले हमारे मन में एक फ्रेम होता है कि हम इनकी एक्टिंग की कॉपी तो नहीं लेकिन सीखेंगे। कोई ऐसे एक्टर हैं जिनसे आपने सीखा उन्हें देख देख के? क्योंकि बहुत सारे पुराने एक्टर हैं जिनको एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले लोग उनकी कॉपी भी करते हैं, उनसे सीखते हैं। देखिए, एक्टिंग वैसे तो सिखाई नहीं जा सकती जी, क्योंकि ये सब नेचुरल आपके अंदर होना चाहिए। उसको आप अपनी तरह कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। पर मैं जब एक्टिंग का डिसीजन ले रहा था तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा था आप अपनी शक्ल देखिए, आईने के सामने खड़े होइए, फिर आप एक्टिंग फील्ड में जाइए। अच्छा। तो ये बहुत दौर था। लेकिन कुछ लोग जो थे इंडस्ट्री के अंदर, जैसे नाना पाटेकर साहब और बहुत से ऐसे जो बहुत बड़े नामी सुपरस्टार रहे हैं, तो उनको देख करके एक इंस्पिरेशन मिलती थी। अपने पुराने जैसे हाँ तो मिलती है, अपने कॉमेडियन जैसे अपने कैस्ट्रो मुखर्जी या उस समय के जॉनी लीवर साहब, तो उनको देख करके एक लगता था कि हाँ ये दिमाग में चीजें हमें इंजीनियरिंग में सिलेक्शन से पहले क्यों नहीं आई।
कि वो जो 8 साल हमारे चले गए, 7 साल के जॉब भी किया, वो सब किया, तो वहीं से हम डाइवर्ट हो जाते हैं इधर। एक्टिंग की बाकायदा तालीम नहीं लिया आपने? नहीं, मैंने एक्टिंग की तालीम मुंबई में आने के बाद में, हालांकि इनफैक्ट मुझे एड कमर्शियल काफी मिल गए थे, चल रहा था, हर महीने 2-3 एड में कमर्शियल कर रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था ना कि कुछ लोग कहते हैं जो कैमरे के पीछे शर्माते हैं वो कैमरे के सामने नहीं शर्माते। तो मेरे दिमाग में ये था कि यही है मेरे लिए जिंदगी, इसी के सामने जो कर देना है, क्योंकि सामने कोई है नहीं देखने वाला कैमरे के। तो वो कोशिश ये रहती थी कि मैं अपना परफॉर्मेंस बेस्ट कर दूं। लेकिन तालीम के लिए मैं यहाँ आने के बाद में जावेद खान सर, जो नुक्कड़ फिल्म से आप नाम सुना होगा, नुक्कड़ एक नाटक आया करता था दूरदर्शन पे, उनसे जी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स से मैंने ट्रेनिंग ली। इनफैक्ट ब्रिजभूषण सर जो थे, अभी यहाँ पे अपने इंडस्ट्री में हैं, जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट और बहुत बड़ा नाम है इनफैक्ट वो भी अपने आप में, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि मेरी बिटिया की जो सिंगिंग की ट्रेनिंग भी है, या जो भी वॉइस का है, या उसमें जो भी डेवलपमेंट है, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। जो अभी भी उसको, उनका कहते हैं ना कि आपका कहीं भी कुछ भी होता है तो वो उनको फोन करके पूछ लेती है जी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुझे इस जीवन में आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जो अपना 2 घंटा 3 घंटा बिना 1 रुपया लिए आपको दे दे जी। वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने कभी कोई चार्ज ही नहीं लिया। अच्छा, क्या बात है। वीक में शायद 4 दिन 5 दिन 7 दिन भी बुलाते रहे हैं। अभी इनफैक्ट उनकी उम्र काफी है तो वो थोड़ा सा तबीयत उनकी नासाज रहती है जी। तो कभी कभी कॉल करके बिटिया चली जाती है उनके पास में, तो उनसे भी बहुत कुछ हमें एक्टिंग में सीखने को मिला। ब्रिज जी की कितने सारे प्रोमो, कितने सारे विज्ञापन उनके मशहूर, हम लोग तो बड़े ही उन चीजों को देख काफी कुछ किया है उनके लिए, कहते हैं एंडलेस है जी बहुत कुछ। तो आपने जिक्र किया कि आपकी बेटी को सिंगिंग सीखना था, तो वो भी क्या एक्टिंग कर रही है या गाना गाती है? बिटिया को स्टार्टिंग जब हमारी यहाँ आए तो एक्टिंग फील्ड में ही एंट्री हम सोच रहे थे कि बिटिया अगर मॉडलिंग करेगी अच्छा करेगी। बच्चों के लिए बहुत वो था। जयपुर से इनफैक्ट हम शिफ्ट ही मुंबई में इसी रीजन से हुए थे कि मुंबई में जाएंगे तो शायद इजी होगा फिल्मी दुनिया में काम करना। पर मुंबई में आने के बाद इतना इजी नहीं है। तो बच्चे को स्ट्रगल कराना अपने आप में बहुत टफ रहता है। मेरे ख्याल से मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को। अगर इंटरेस्ट है बात अलग है बच्चे का, या खुद ही बोलते हैं अलग बात है, लेकिन हमने कुछ टाइम बाद उसे डाइवर्ट कर दिया। वो फिर ब्रिज सर के यहाँ वो सिंगिंग की ट्रेनिंग और उसमें बिजी हो गई। इनफैक्ट वो कथक भी उसने सीखा। कथक भी इंडस्ट्री के जाने माने नाम गजेंद्र चौहान है, उनकी वाइफ थी, उनसे सीखने को मिला। और सिंगिंग में एक छोटा सा मैं और बताऊंगा, सिंगिंग मुझे शौक रहा है। मतलब मैं कहते हैं ना बाथरूम सिंगर बोल सकते हैं तो, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कुछ। मैंने कभी कोशिश की थी, इनफैक्ट जब बिजनेस था वहाँ पे भी किसी को बुला के मैं सीखता था। तो बिटिया को वहाँ पे जयपुर में ही एक घराना है, वहाँ पे उनसे हारमोनियम और सिंगिंग का सीखने को। मैं भट्ट घराना रहा है वहाँ का, काफी विश्वमोहन भट्ट साहब का काफी नाम रहा है उनका। उनके ब्रदर उनसे सीखने को मिला। एक मैंने कीबोर्ड लिया था जब मैं बिजनेस कर रहा था, तो कुछ मुझे बजाना नहीं आता था। अच्छा। मैं एक परदेसी जाना नहीं, मेरे को केवल इतना ही आज भी वही बजाना आता है। तब भी वही बजाना आता था। मुझे ये नहीं पता था कि 18-20 साल बाद डॉटर वो कीबोर्ड यूज करेगी अपने लिए। तो ये उसकी जर्नी रही है। और वो एक्टिंग फील्ड में भी उसने काफी कमर्शियल एड्स किए हैं, आज भी आ रहे हैं। एक सीरीज एमेच्योर सीजन 3 में वन ऑफ द लीड कैरेक्टर उसने प्ले किया है। पार्ट 2 में भी थी, मगर वो इंट्रोड्यूस किया था उसमें। 3rd में उसका वन ऑफ द लीड कैरेक्टर रहा है। और अभी फिलहाल फोकस उसका अपना सिंगिंग और उस पे है, चल रहा है अभी जी। और MBA इनफैक्ट वो कर ही रही है अभी। अच्छा जी। और वाइफ? मेरी वाइफ मैरिज के बाद से ही मेरे साथ रही हैं। इनफैक्ट बिजनेस में मेरे साथ, ऑफिस वो संभालती, बिजनेस में संभालता था, मार्केटिंग में संभालता था। मुंबई शिफ्ट हुए। एक्टिंग अभी वो अभिनेत्री हैं, उन्होंने भी कुछ शोज में किया है। फिल्म चुप में उन्होंने एक काम किया है। क्या बात है। और अपने सनी देओल साहब की जो फिल्म आई थी, बढ़िया, आर बाल्की सर ने डायरेक्ट किया था उसको। इनफैक्ट उसमें भी मेरा एक सीन रहा है। बढ़िया। आपने तमिल फिल्मों में भी काम किया है कुछ, उसका जिक्र कीजिए। कौन सी तमिल फिल्म थी? तमिल फिल्म में एक उरु उर्ले रंड राजा फिल्म थी। वहाँ के जो डायरेक्टर थे मणिरत्नम साहब के साथ उन्होंने काम किया था, आर कनन सर, उनके साथ में मुझे काम करने को मौका। उन्होंने मेरा कोई एड कमर्शियल देखा होगा शायद, उसको देख करके उन्होंने यहाँ उनके कोई मुंबई में
तमिल फ्रेंड थे, जानकार थे, उनके थ्रू मेरे को कनेक्ट किया और डायरेक्टली उन्होंने उसके लिए मुझे कास्ट कर लिया था। कोई उसके लिए कोई लुक टेस्ट या कोई ऑडिशन नहीं, डायरेक्ट कास्ट किया और चेन्नई में शूट रहा हमारा उसका। और छोटा सा किस्सा है, क्योंकि साउथ इंडस्ट्री, वहाँ के जो स्टार्स होते हैं उनके लिए बहुत, कहते हैं ना, बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत दर्शक ही उत्सुक होते हैं, मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं। उनकी जब फिल्म रिलीज होती है तो देखेंगे बड़े बड़े कटआउट और बहुत बड़ी बड़ी, और वो सुबह से रात तक वेट करेंगे, पहला शो जागते भी देखेंगे वो। ऐसा हुआ मेरे साथ में। हमारा शूट था ये मायावरम में, चेन्नई से कुछ डिस्टेंस दूर है, मायावरम स्टेशन पे था। तो उसमें मेरा एक रेलवे पुलिसमैन का एक कैरेक्टर प्ले किया है मैंने उसमें। मेरा कैरेक्टर हिंदी, का नाम क्या था? उर्ल रेंडर राजा। अच्छा। तो विष्णु विशाल और अपने वहाँ के सुपरस्टार रहे हैं, और एक सूरी वहाँ के बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, बहुत ही निहायती सज्जन पुरुष है, मतलब बहुत ही अच्छे इंसान है। उनके साथ मेरा सीन था। स्टेशन में हम आए, मेरे हाथ में गन, उनके सामने मैंने गन तान दी। मायावरम स्टेशन के चारों तरफ वहाँ का पूरा गांव, मतलब कैमरे के सामने कोई नहीं था, लेकिन कैमरे के अपोजिट पूरा गांव था, और वो सीन देख रहे थे। मैं इंजन के पास आके गन उसके ऊपर तान दी मैंने, जो अपने सूरी सर है उनके ऊपर तानी मैंने गन, और जोर से मैंने उनको इस तरह का कुछ डायलॉग था, हे चुप रहे, मैं जानता है तू क्या बोल रहा है, मेरे सब समझ में आता है, इतना बोलना था। एक पॉज, साइलेंट, पूरी पब्लिक जी इतना जोर से चिल्लाई मेरे ऊपर और भागने को तैयार। अच्छा, कि हमारे सुपरस्टार को आपने बोल कैसे दिया ऐसे? ओ, अरे बाप रे, क्या मतलब बात है। इस तरह का वहाँ का जुनून है वाले लोग। गजब। सूरी सर जो थे उन्होंने मुझे इमीडिएटली मुझे गले लगाया और सबको हाथ दिखा के रोका। हाँ, मतलब ऐसा मोमेंट मैंने देखा नहीं, वो मोमेंट हमारे लिए अलग ही था। फिर वो मोमेंट ऐसा था, उसके 1 घंटे बाद ही कोई कुछ खाने को ला रहा है, कुछ पीने को ला रहा है, हम साथ में डब्बे में थे, हम हमारे साथ में। सुपरस्टार को कोई खतरा नहीं है। खतरा नहीं है, वो मतलब उनको भी लगा कि मुंबई से आए हैं, और वो एक तो एक अलग सा एक बहुत अच्छा माहौल बन गया था वहाँ पे। तो इनफैक्ट ये एक कुछ पल थे। बहुत बढ़िया याद साझा किया आपने, और हमारे श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा। नहीं, इनफैक्ट हाँ, घर पे आया था ऑडिशन, उनका कुछ दिनों बाद कॉल आया उस कैरेक्टर के लिए। मैं आपको शुरू से थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं उस फिल्म के बारे में। ये कैरेक्टर फाइनल हुआ, इसका शूट जो था लंदन में था। मेरे को कॉल आया कि आपका ये कैरेक्टर के लिए हम लुक टेस्ट करना चाहते हैं, और ये ब्रीफिंग है। उन्होंने कहा ठीक है। कुछ टाइम बाद लॉक कर दिया, फाइनल हो गया। जाने का पासपोर्ट और वीज़ा के लिए वो अप्लाई करना था, वीज़ा भी बनके तैयार हो गया। वहाँ शूट स्टार्ट हो गया था, मेरे पास कॉल नहीं आया उनका। अच्छा। मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, मुझे लगा कि मे बी ये फिल्म ड्रॉप हो गई है। तो कुछ दिनों बाद मैंने ऐसे ही मैसेज, उनकी असिस्टेंट थी तीनू देसाई सर, इस फिल्म के रुस्तम भी उन्होंने डायरेक्ट की थी, अच्छे बहुत ही प्यारे इंसान है वो भी। उन्होंने अपने असिस्टेंट को शायद बोला होगा कि नरेंद्र को बोलिए कि ये कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर हम नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा कैरेक्टर कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए वो रेडी रहें, मतलब अपना सामान पैक कर लें। पैक करके मैं रेडी हो गया। मैं जयपुर से मुंबई आया, टिकट हो गई जी। 3 बजे मैसेज आता है, सर वो अभी आपको रुकना पड़ेगा। मैं एयरपोर्ट के लिए मूव करने वाला था, ड्रॉप हो गया वो। वहाँ भी टेंशन क्रिएट हो गई। 2-3 लोग और जाने वाले थे साथ में। मैंने उनसे पूछा कि मतलब फिल्म से बाहर हैं या कि नहीं, मेरे को थोड़ा टाइम दो नरेंद्र, मैं डायरेक्टर सर से बात करके आपको बताते हैं। रात को या शायद दूसरे दिन कॉल आया मेरे पास में, नरेंद्र बैग को अनपैक मत करना, 22 तारीख को आप यहाँ से जा रहे हैं। 22 इनफैक्ट मेरे को मंथ याद नहीं है, 22 तारीख कुछ था वो, शायद 10 दिन बाद का ड्यूरेशन उन्होंने रखा। मैंने कहा ठीक है, पैक है, वीज़ा मेरे पास है, मुझे अब क्या करना है, बोलेंगे चले जाएंगे। पर वो कहते हैं ना कि आपके नसीब में जो होता है वो होके ही रहता है। वो फाइनली टिकट आया, हम लोग वहाँ पहुँच गए। वहाँ पे हमने तकरीबन 25 डेज 30 डेज के अराउंड शूट रहा वहाँ हमारा। क्या बात। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। वहाँ का टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री रहा, वहाँ का पूरा खेतों में शूट होता था। वहाँ की भी अच्छी यादें हैं, बहुत ही प्यारी यादें हैं। ठंड से मुझे बहुत डर लगता था, मुझे डर था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो किस जगह पर शूट हुआ था? लंदन से तकरीबन 4 से 5 घंटे का ड्यूरेशन था जी। लोकेशन एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं, क्योंकि वो खेतों में और वो कहीं ऐसा था जगह। और आप फिल्में देखते हैं तो कौन सी फिल्में पसंद करते हैं आजकल देखना, पुरानी नई? इंडस्ट्री में देखिए, फिल्म में आजकल बहुत से अलग अलग सब्जेक्ट आ रहे हैं। कोरियन ड्रामा मैं बहुत देखता हूँ। अच्छा।
कोरियन फिल्म्स मैं बहुत देखता हूँ, क्योंकि एक बार देखा था लेकिन उसके बाद पता नहीं है कि इंटरेस्ट बन गया, तो वो बहुत हम लोग देखने लगे, मतलब डेली इनफैक्ट एक आध कुछ देख ही लेते हैं हमें, जब भी फ्री होते हैं। शूट नहीं होता तो फ्री टाइम में हम वो देख लेते हैं। एक बात बताइए कि ये जो फिल्में रिलीज होती हैं और OTT का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो फिल्मों के लिए जो टॉकीज में रिलीज होती हैं OTT प्लेटफॉर्म, तो किस तरह का खतरा, किस तरह की चुनौती होती है? बतौर एक्टर बताइए आप, किस तरह का टेंशन होता है? नहीं, बतौर एक्टर को एज सच शूट हो गया, फिल्म बन गई, उसके बाद में एक्टर का टेंशन इतना ही रहता कि फिल्म अगर चलेगी तो आगे काम मिल जाएगा। सबसे बड़ा टेंशन प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर का टेंशन है, डायरेक्टर का टेंशन है, क्योंकि कहते हैं ना उनकी पूरी लाइफ कभी कभी एक फिल्म पर डिपेंड हो जाती है। पर इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म आ गए हैं, OTTs हो गए, आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म में, इनफैक्ट आजकल तो यूट्यूब पे भी रिलीज हो रही हैं फिल्म्स। जी। तो जब कहानी में दम होगा तो एक्टिंग डायरेक्टर्स के हाथ में होती है कि वो कैसे करानी है। वो डायरेक्टर, अच्छे डायरेक्टर सब काम करवा ही लेते हैं। तो डर इतना ही है एक्टर के लिए कि फिल्म चलेगी, सुपर हिट हो जाएगी तो हमें काम मिलेगा, तो वो डर इनफैक्ट बहुत बड़ा डर है। पर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो प्रोड्यूसर के एंड पे ज्यादा होता है प्रॉब्लम। बढ़िया। फिल्म लापता लेडीज चूंकि एक बेहतरीन फिल्म है और आपकी एक खास तरह का उसमें अभिनय रहा है, उसकी शूटिंग से जुड़ी हुई कोई दिलचस्प घटना हो तो हमारे श्रोताओं को बताइए। फिल्म लापता लेडीज कोविड के आसपास का टाइम था। इनफैक्ट उस वक्त भी शायद कोविड का कुछ सेकंड या थर्ड वेव चल रही थी मेरे ख्याल से, और हम लोग शूट करके वहाँ से आ रहे थे नासिक से। तो हमारी गाड़ी के अंदर 5 या 6 लोग थे शायद, मैं आगे बैठा था। तो हम लोग जब आए तो आने के बाद पता चला कि ऑलमोस्ट सबको ही कोविड हो गया है, मुझे छोड़ करके। कोविड के टाइम पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी कुछ ज़्यादा ही ली थी। इनफैक्ट मैं मॉर्निंग में योगा काफ़ी करता हूँ, मैं मतलब अर्ली मॉर्निंग 7 से 8 बजे। मैं इससे जुड़ा थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा कि मैं बचपन में काफ़ी बीमार रहता था। मेरी मॉम मेरे लिए मतलब उन्होंने मुझे बहुत संभाला है इसके लिए। इनफैक्ट महीने में 10 से 15 दिन शायद हॉस्पिटल में और बाकी घर पे। तो कहते हैं ना एक माँ ही कर सकती है ये, तो उनको शुक्रिया माँ। नरेंद्र जी, आपकी एक फिल्म थी ट्यूबलाइट, जिसमें सलमान खान आपके साथ होते हैं, मतलब आप सलमान खान के साथ होते हैं, तो वो क्या सीन था उसके बारे में बताइए ना। ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग बोला, सलमान खान आपके साथ होते हैं। सलमान सर के साथ काम करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मेरा उस फिल्म में जब सिलेक्शन हुआ कबीर खान सर ने, मेरा एक ढाबे के ऊपर एक सीन था हमारा। वहाँ पे सलमान सर आते हैं और कोई वो बोलते आते हैं चीनी आ गए, चीनी आ गए। तो सब हम लोग खड़े हो जाते हैं और भागते हैं, और मेरा कैमरा मेरे ऊपर आके रुकता है और मैं उसको इस तरह से सोक करता हूँ अपने आप में, गल्प करके वो कैमरा रोक देते हैं। वहाँ पे कबीर खान सर मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि सब हट जाओ, इनके ऊपर कैमरा रहेगा, और क्लोज लगाया वहाँ पे उन्होंने उसको। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा, मैं उस वक्त मैंने उस सीन के बारे में ये सोचा था चीनी सेना ने अटैक कर दिया है, बट वहाँ पे कहानी अलग थी कि वो एक जो हीरोइन है फिल्म की वो आती हैं, और एक बच्चा चीनी एक बच्चा था उसमें, बहुत ही क्यूट सा, जो सलमान सर के साथ हमेशा रहा है वो। तो बेसिकली वो कहानी थी। उस फिल्म में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ थी, जो सजन रेडियो गाना बजाइयो, तो वो बहुत ही प्यारा गाना है और चारों तरफ बजता रहता है। तो उसमें वो जो रेडियो था, रेडियो में अपने कंधे पर लेकर के उस फिल्म में मेरे को मूव करना था सलमान सर के साथ में। सलमान सर साइकिल पे थे, तो इनफैक्ट वो रेडियो जब इतना भारी था, वो पुराना टाइप का रेडियो था, वो शायद उस जमाने का रहा होगा। तो उसके बाद मेरा ये कंधा तकरीबन 15-20 दिन तक काफ़ी जाम रहा, दर्द रहा। तो ये एक मोमेंट था, लेकिन काम करने में बहुत मजा आया। उस सीन को, उस गाने को उन्होंने जब शूट किया, तो उस छोटे से सीन में मुझे बहुत ही एक अंदर से एक पॉजिटिव वाइब्स मिले मेरे को वहाँ से। बड़ा अच्छा लगा जानकर। वो पुराना रेडियो सेट जो मर्फी वाला रेडियो सेट हुआ करता था, तो उसका जिक्र किया, और रेडियो का जिक्र होता है फिल्मों में, बिल्कुल, और तो अच्छा ही लगता है। हम सबको, हम सब रेडियो से जुड़े लोग हैं, तो रेडियो की बात अच्छी लगती है, जाहिर सी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। ये थी जाने माने अभिनेता नरेंद्र खत्री से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती के लिए इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का रंग बसंती कार्यक्रम समाप्त होता है।
आप सुन रहे हैं विविध भारती